सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो विषयों पर बात करेंगे। पहला है शक्ति के उभरते केंद्र और दूसरा है वैश्वीकरण। ये दोनों विषय अपने आप में अलग अलग है, हम इनको आधे आधे घंटे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हम बात करने वाले हैं वो है शक्ति के उभरते केंद्र। ये समझने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या शक्ति है और शक्ति के कौन कौन से पहलू हैं, और इसमें हम ये बात करेंगे कि शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारकों ने किस माध्यम से रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये शक्ति का जो विभाजन होता है ये किस आधार पर होता है, इसके कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं। फिर हम इसका जो अंतिम पंक्ति में बात करेंगे वो ये होगा कि शीत युद्ध के बाद शक्ति की संकल्पना में क्या परिवर्तन आया है, तो इस पर बड़ी हम बात करेंगे। अब हम अपने प्रस्तावना से शुरू करते हैं कि शक्ति क्या होती है। देखिए, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति किसी भी माध्यम से अपने आप से चीजें मनवाने का, जिसके पास शक्ति होगी वो दूसरों से अपनी मनचाही चीजें करवा सकता है। लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं कि शक्ति क्या है, तो इसमें राष्ट्रों को देखा जाता है कि राष्ट्र अगर शक्तिशाली होंगे तो दूसरे राष्ट्रों से वो अपने हितों को पूरा करवा सकते हैं, और यही शक्ति है। इसको हम जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति विचारकों के माध्यम से देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विचारक राजनीति शक्ति को कैसे बताते हैं, तो उसमें जो पहला विचारक है वो है मार्गेंथ्यू, हांस जे मार्गेंथ्यू, जिन्होंने शक्ति को संघर्षों का रूप दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति और संघर्षों के माध्यम से जुड़ी हुई है। कि यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रों के मध्य हमेशा संघर्ष होता रहता है, और जब हमेशा संघर्ष होगा तो वहां पे क्या होगा कि शक्ति एक ऐसा मूल रूप बनकर उभरती है जो उसके हितों को पूरा करती है। और दूसरा, मार्गेंथ्यू ने ये बताया कि शक्ति क्या है, शक्ति के माध्यम से ही राष्ट्र के हित पूरे हो सकते हैं। तो राष्ट्र के हित बराबर शक्ति, तो जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतनी ज्यादा हित पूरे होंगे, ये मार्गेंथ्यू ने कहा है। ध्यान रखिए, मार्गेंथ्यू एक यथार्थवादी विचारक है। यथार्थवादी जो घटित हो रहा है उसको लेकर बात करते हैं। तो उनका यही मानना था कि जो शक्ति है वही अंतरराष्ट्रीय का केंद्र बिंदु है, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से शक्ति पर केंद्रित है। जो राष्ट्र जितना पावरफुल होगा, जो राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा, वो उतना ही अपने हितों को पूरा कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने बोला कि शक्ति का कोई एक रूप नहीं होना चाहिए। शक्ति के जो आयाम हैं, विभिन्न विभिन्न आयाम, उन सब आयामों को मिलाकर ही एक पूर्ण शक्ति बनती है। जैसे अगर किसी राष्ट्र के पास सैनिक शक्ति है तो सिर्फ सैनिक शक्ति से राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना सकता, उसके लिए उसको आर्थिक शक्ति भी चाहिए, उसको सांस्कृतिक शक्ति भी चाहिए, उसके लिए उसको अपना राजनीतिक शक्ति भी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति का मिला जुला या सभी रूपों का सम्मिश्रण एक शक्तिशाली राष्ट्र को बनाता है, ये मार्गेंथ्यू ने कहा। दूसरा, अगर हम विचारक की बात करते हैं वो है केनेथ वॉट्स। ये भी नौ यथार्थवादी विचारक हैं। अगर आप लोग पहले पढ़ा होगा कि जो नौ यथार्थवादी हैं वो शक्ति को सामंजस्य के साथ जोड़ते हैं कि शक्ति होगी लेकिन वो संघर्ष के रूप में नहीं होगी, वहां पे कुछ ना कुछ सामंजस्य होगा। और शक्ति किस लिए इंपॉर्टेंट है, शक्ति किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विश्व स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें सामंजस्य बैठाना है तो वहां पे शक्तिशाली राष्ट्रों का होना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि केनेथ वॉट्स एक नौ यथार्थवादी होने के नाते उन्होंने द्विध्रुवी राष्ट्र की बात की, या ध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं, जहां पे दो शक्तिशाली राष्ट्र होंगे और वहां पे समन्वय बना रहेगा उनके बीच में। क्योंकि देखिए, जब समन्वय की बात आती है, जब दोनों देश
या दो राष्ट्र जब शक्तिशाली होंगे, जिनके पास समान शक्तियां होंगी, तो वो आपस में टकराने से डरेंगे, और यहाँ इससे क्या होगा कि आपस में विश्व में सामंजस्य बनेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जब विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था पर आधारित था, तो वहां पे दो शक्तियां थी, एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। तो दोनों के पास समान शक्तियां थी। तो 1945 से 1991 तक दोनों में कोई भी युद्ध जैसी संभावना या युद्ध नहीं हुए, जबकि दोनों ही विचारधारात्मक रूप से अलग थे। तो ये हम कह सकते हैं कि जब ऐसी प्रकार की शक्तियों का सामंजस्य होता है या समान शक्तियों का सामंजस्य होगा, तो युद्ध की संभावना कम हो सकती है। ये केनेथ वॉट्स का कहना है। तो इनके अनुसार भी यही हुआ कि शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल है, और शक्ति के माध्यम से ही हम राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरे जो यहाँ पे विचारक आते हैं वो है जॉन मीयरसाइमर। जॉन मीयरसाइमर की एक किताब आई थी, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स, मतलब जो महान शक्तियां हैं उनका अंत कैसे हुआ, वो किताब का नाम है। इस किताब में उन्होंने ये बताया कि जो शक्ति है वो किसी भी राष्ट्र के सर्वाइवल के लिए या उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा कारक है। कोई भी राष्ट्र तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास शक्ति है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो सोवियत यूनियन संघ या सोवियत संघ 1991 के बाद क्यों विघटित हो गया। इसमें उन्होंने बताया कि सोवियत संघ शक्तिशाली था, लेकिन 1991 तक आते आते वो अपने आप को उसकी शक्तियों का हाथ हो गया, और इसकी वजह से वो विखंडित हो गया। तो उसके आधार पर उन्होंने बोला कि जो शक्तियां हैं ये राष्ट्र का प्रमुख आधार है, और शक्तिशाली राष्ट्र ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व बना सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो अपना अस्तित्व खो देगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला, मीयरसाइमर ने बोला कि जो शक्तियां हैं उसके माध्यम कैसे प्राप्त होंगी। शक्तियां प्राप्त करने का उन्होंने एक जरिया जो बताया वो ये था कि राष्ट्रों को आपस में लड़ते रहना है, मतलब कि एक दूसरे को अटैक करते रहना है और अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहना है। और ये एक सामान्य बात है कि अगर कोई राष्ट्र शांत बैठेगा तो ऑब्वियसली वो दूसरों के साथ शक्तियों को नहीं बढ़ा पाएगा। अगर वो आक्रामक रूप में रहेगा, मतलब उसको अपना विस्तार करना है, ये एम लेके बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने में सफल होगा। एग्जाम्पल देते हैं, अभी चीन है। चीन क्या कर रहा है वर्तमान समय में, वो आक्रामक रूप लिया हुआ है, और उसका एक ही मकसद है कि वो किसी तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ाए, चाहे वो हिंद महासागर में हो या फिर आपका पाकिस्तान के माध्यम से हो। तो उसका ये जो एम है वो उसके माध्यम से वो पूरी तरह से अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विचारकों ने कैसे शक्ति को परिभाषित किया है। इसके बाद हम आते हैं शक्तियों के प्रकार, कि शक्ति कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे दो प्रकार की शक्तियां, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है कठोर शक्ति और दूसरा होता है नरम शक्ति। देखिए, ये दोनों चीजें समझना जरूरी है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कठोर शक्ति और नरम शक्ति। जब हम कठोर शक्ति की बात करते हैं, नाम से ही पता चलता है कठोर शक्ति क्या है। कठोर शक्ति मतलब कि जो सैनिक व्यवस्था, मिलिट्री से, परमाणु से जुड़ी हो, और जिसके प्रयोग करने से उसका परिणाम भयंकर हो या उसका लोगों की हानि ज्यादा हो, तो वो एक तरह से कठोर शक्ति के रूप में परिभाषित होगी। तो कठोर शक्ति बेसिकली सैन्य और आर्थिक संसाधनों के उपयोग या उपयोग के खतरे के साथ अन्य राज्यों के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। कठोर शक्ति आक्रामक रूप होता है, इसके प्रयोग से जन धन हानि होती है, और ये
जो संरचना है, अंतरराष्ट्रीय संरचना को बदल सकती है, इतना इसमें शक्ति होती है। तो कठोर शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से सैन्य शक्ति पर निर्भर है। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें, तो हम जब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से सैन्य शक्ति पर आधारित था। और ये सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध विश्व के सबसे भयंकर युद्धों में है, जहां पे जन माल सबकी हानि हुई थी और 40 लाख लोग मारे गए थे। तो ये जब आक्रामक रूप होगा, उसमें हिंसा होगी। इसीलिए जो कठोर शक्ति के प्रवर्तक हैं या कठोर शक्ति के समर्थक हैं, उनमें हम यथार्थवादी विचारकों को रखते हैं, जैसे मार्गेंथ्यू, जिसने मार्गेंथ्यू अभी हमने बात किया। मार्गेंथ्यू का एक मोटो था, यह एक मकसद था कि उसको कठोर शक्ति प्राप्त करना। राष्ट्रों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो कठोर शक्ति प्राप्त करें, तभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो ये हुई कठोर शक्ति। दूसरी जब प्रकार की शक्ति है नरम शक्ति। नरम शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट पावर, नाम से ही ये सॉफ्ट पावर। नरम शक्ति ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आया, एक तरह से टर्मिनोलॉजी है, या वैश्वीकरण के संबंध में हम इसको बात करेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण के टाइम समय पे ही ये अपने एक तीव्र स्तर पर या अपने आप का विस्तार कर पाई है। नरम शक्ति पूरी तरह से कठोर शक्ति के विपरीत है। नरम शक्ति में हम संस्कृति की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सामाजिक, भाषाई, ऐतिहासिक और मानवीय संबंधों की बात करते हैं। तो तात्पर्य नरम शक्ति पे हम मानवीय मूल्यों को महत्व देकर राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने की बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर दें, हम उदाहरण इसकी बात करें, तो आज संस्कृति, अगर भारत की संस्कृति, चाहे वो हमारे क्लासिकल नृत्य हो या क्लासिकल फोक्स हो, अगर इनके माध्यम से देखें तो वो पूरे विश्व में अपनी पहचान बना के रखा हुआ है। या हमारा जो योगा है, वो आज सांस्कृतिकता की पहचान है, सारे विश्व ने उसको अपनाया है। तो इसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिकता के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, और ये नरम शक्ति का ही एक उदाहरण है। दूसरा, इस पे हम बात करें तो जो डायस्पोरा होता है, जो प्रवासी नागरिक होते हैं, ये प्रवासी नागरिक और दूसरे देशों में रहते हैं, अब भारत से संबंधित है, भारत इंडियन ओरिजिन पीपल जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो इनको हम प्रवासी नागरिक बोलते हैं। तो प्रवासी नागरिक जब ये किसी देश में रहते हैं, दूसरे देश में, तो वहां पे क्या होता है कि वो अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को विस्तार करते हैं, और इसके माध्यम से ही हमारी दूसरे देशों से संबंध स्थापित होते हैं। अगर हम इसको वर्तमान समय के उदाहरण के साथ लें, तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कूल में जाके कहा कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, उन्होंने सनातन धर्म करके उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो वो क्या था कि नहीं, हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि इट इज ये पूरी तरह से हिंदुत्व को, उसमें क्या है कि लोगों की मदद करो, जो सर्वभाव संभावा है, इससे उन्होंने जोड़ा। तो ये क्या है कि इससे पता चला कि ये हमारा सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमने वहां पे अपनी रीच बनाई है, वहां पे हमने पहुंच बनाई। तो ये हुआ नरम शक्ति। तो आज विश्व में जो नरम शक्ति है, इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है कठोर शक्ति की तुलना में, क्योंकि विश्व में प्रगति हो रही है, तकनीकी विकास हो रहा है, और जितना ज्यादा तकनीकी विकास होगा, जितना ज्यादा प्रगति होगी, उतना ज्यादा ही हम नरम शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसमें जो फिल्में होती हैं, ये भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। अगर हम रसिया जाए, अभी रूस जाते हैं, तो वहां पे जो फिल्में हैं वो काफी महत्व है। वहां पे सब लोग जानते हैं कि शाहरुख खान क्या है, तो उसके माध्यम से भी हम अपना पहुंच बनाते हैं इन देशों पे। तो ये नरम शक्ति का एक भाग हो गया। तो ये दो तरह की शक्तियों के प्रकार है, पहला कठोर हो गया और दूसरा नरम शक्ति हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि राष्ट्र, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र होते हैं,
वो अपना प्रसार किन किन स्तरों पर करते हैं। इसको समझाने के लिए हम तीन तरह से बात करेंगे कि पहला क्या है, वैश्विक स्तर पर कोई राष्ट्र अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है तो वो हो गया वैश्विक शक्ति। जो राष्ट्र क्षेत्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है उसको हम क्षेत्रीय शक्ति बोलेंगे। और जो राष्ट्र उप क्षेत्र के अंदर ही अपने आप को प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है उसको उप क्षेत्रीय शक्ति के रूप में संबंधित करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन तरह के शक्तियों की बात करेंगे या शक्ति के प्रकार की बात करेंगे राज्यों के आधार पर, कि राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो किन तीन आधारों पर टिका है। तो जो हम इसमें पहली बात करेंगे वैश्विक शक्ति। वैश्विक शक्ति मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई शक्ति या कोई राष्ट्र अपने आप को प्रभुत्वशाली स्थापित करता है और उस प्रभुत्वशाली शक्ति के नियम कानूनी पूरे विश्व पर लागू होते हैं तो वो वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल उदाहरण दें तो यहाँ पे 1991 के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था आई अमेरिका के संबंध में, तो पूरे विश्व ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया और उस अमेरिका के अनुरूप ही उन्होंने पूरी तरह से अपनी नीति निर्माण करना शुरू कर दिया। तो 1991 के बाद अमेरिका क्या था, वो वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और सारे विश्व से अपनी मांगों को मनवाना शुरू किया। दूसरा है क्षेत्रीय शक्ति। क्षेत्रीय शक्ति क्या, अब विश्व क्या है कि सबको पता होगा 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, तो ये 7 महाद्वीप क्षेत्र हो गए। हम एशिया की बात करेंगे कि एशिया अब यहाँ पे एक क्षेत्रीय स्तर पर हो गया। तो एशिया पे अगर कोई भी देश पूरे एशिया महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है और उसके लिए प्रयत्नशील है तो वो क्षेत्रीय शक्ति कहलाएगा। अगर हम इसका उदाहरण प्रस्तुत करें तो चीन आज एशिया महाद्वीप में अपना पूरा प्रभुत्व जमा के रखा हुआ है और अपनी नीतियों के माध्यम से हर पूरे क्षेत्रीय स्तर पर अपने को दूसरे राष्ट्रों को प्रभुत्व बना रहा है और उनको लुभा रहा है कि वो ऐसे ऐसे चीजें बनाता है, चाहे वो तकनीकी हो या फिर मिलिट्री लेवल पे हो या फिर आर्थिक आधार पर हो, उन सब के माध्यम से वो अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। अगर हम इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करें तो चीन का जो सामान है, अगर कोई भी एशिया का ऐसा देश नहीं है जहां पे चीन के सामान की पहुंच नहीं होगी। चीन सस्ते दामों में सामान बनाता है और वो एशिया के हर देश में अपनी पहुंच बना के रखता है। तो ये हो गया उसका एक तरह से क्षेत्रीय स्तर पर उसने अपना प्रभुत्व बना लिया है। चीन एक अपवाद है, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर क्षेत्रीय स्तर पर बात करते हैं कि क्षेत्रीय महाशक्ति अभी कौन है, तो चीन ही एक ऐसा क्षेत्रीय महाशक्ति है जो एशिया महाद्वीप पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य बनाया हुआ है। अब आते हैं उप क्षेत्रीय कि क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ उप क्षेत्र होते हैं, जैसे एशिया है, एशिया महाद्वीप है, एशिया में भी उप क्षेत्र हैं जैसे दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, तो ये उप क्षेत्रीय स्तर पर हो गए। तो उप क्षेत्रीय स्तर पर कोई महाशक्ति अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास करता है तो वो आपका उप क्षेत्रीय शक्ति कहलाता है। उप क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो यहाँ पे भारत का हम एग्जाम्पल देंगे कि भारत दक्षिण एशिया पे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है और दक्षिण एशिया में वो अपना पूरा प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सहयोग के माध्यम से हो या फिर उनपे सहायता के माध्यम से हो। हर तरह से वो चाह रहा है कि दक्षिण एशिया स्तर पर उसका अपना एक प्रभुत्व हो। तो ये हो गया उप क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रभाव। तो यहाँ पे हमने बात किया कि राष्ट्र किन आधारों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 हमने स्तर बात किए। पहला वैश्विक स्तर, उसका हमने एग्जाम्पल आपको अमेरिका दिया। दूसरा क्षेत्रीय स्तर,
क्षेत्रीय स्तर पर हमने चीन का उदाहरण दिया कि एशिया पर कैसे चीन ने अपना एक तरह से सर्वाधिकार बनाया हुआ है। उप क्षेत्रीय स्तर पे बात किया, उप क्षेत्रीय स्तर पे हमने भारत का एग्जाम्पल दिया कि जो भारत है वो दक्षिण एशिया में कैसा अपना प्रभुत्व बना रहा है। तो ये 3 चीजें हुई जब हम बात करते हैं राष्ट्र कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होता है और ये कितने प्रकार की होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर राष्ट्र अपने संबंधों को बनाते हैं या अपनी नीतियों को व्यवस्था के अनुसार ही परिवर्तित करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है वो 3 भागों में हम उसको विभाजित करेंगे। ये 3 तरह की होती है। पहला है एक ध्रुवीय व्यवस्था। जब हम एक ध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब कि विश्व पर सिर्फ एक महाशक्ति का ही प्रभुत्व हो या एक महाशक्ति ही अपना सर्वे सर्वा स्थापित करे और उसी के द्वारा बनाए गए नियम कानून पूरे विश्व पर लागू हो। इसमें वही एग्जाम्पल हम लाएंगे कि 1991 के बाद अमेरिका जो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ वो एक ध्रुवीय व्यवस्था को उदाहरण है और उसके अनुरूप ही पूरे विश्व ने अपनी नीतियों को बदला। इस पे अगर हम एग्जाम्पल दें भारत का, तो भारत ने भी 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण व्यवस्था को अपनाया। क्यों? क्योंकि वो विश्व की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग थी और उस समय पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वे सर्वा था। तो उस व्यवस्था के अनुरूप हमें अपनी नीतियों को परिवर्तित करना था और उसी का एक एग्जाम्पल एलपीजी मॉडल था। ये एक ध्रुवीय व्यवस्था हुई कि एक विश्व पे एक ही महाशक्ति होगी या एक ध्रुव होगा और उसी के आसपास सारी केंद्र बिंदु होंगे या उसी के अनुरूप सारी नीतियां बनाई जाएंगी। और इसका उदाहरण है 1991 के बाद अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व को प्रतिपादित करती थी। दूसरा है द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर 2 महाशक्तियां होती हैं और दोनों की शक्तियां समान होती हैं। इसका अगर हम उदाहरण बात करें तो 1945 के बाद जो विश्व युद्ध आया वो 2 महाशक्तियां उसमें थी, एक अमेरिका थी और दूसरा सोवियत संघ। तो दोनों की जो शक्तियां थी वो समान थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था। तो ऐसी जब व्यवस्था होती है तो वहां पे द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम हो जाती है। द्विध्रुवीय व्यवस्था में जो समन्वय होता है वो सबसे अच्छी तरह से स्थापित होता है। द्विध्रुवीय व्यवस्था में टकराव की स्थिति कभी युद्ध में परिवर्तित नहीं होती है क्योंकि दोनों के पास समान पावर है। अगर एक युद्ध करने का प्रयास करेगा तो दूसरे को भी उतना ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो युद्ध को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और हमने इसको देखा भी है 1945 से 1991 के बीच में, जब तक द्विध्रुवीय व्यवस्था विश्व में स्थापित रही है। तो अगर हम केनेथ वॉट्स के शब्दों में यहाँ पे बात करें तो केनेथ वॉट्स का मानना है कि जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है विश्व की सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है क्योंकि इसके माध्यम से ही विश्व में राष्ट्रों के मध्य समन्वय कायम रख सकते हैं। आंतरिक स्तर पर अगर राष्ट्रों के मध्य मतभेद है भी तो भी वो बाहरी स्तर पर नहीं दिखेगा क्योंकि राष्ट्रों को आपस में डर होता है और ये डर ही उनमें एक तरह से एकरूपता या सामंजस्य को लाता है। तीसरा है बहुध्रुवीय व्यवस्था। जब हम बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुध्रुवीय व्यवस्था का तात्पर्य कि यहाँ पे एक महाशक्ति या 2 महाशक्तियां नहीं होंगी बल्कि यहाँ पे
अनेक शक्तियां होंगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही होंगी। बहुध्रुवी व्यवस्था की शुरुआत उन 2000 के बाद शुरू होती है, क्योंकि 1991 से 2000 तक एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ध्रुवी विश्व रहा, लेकिन बहुध्रुवी व्यवस्था आपका 2000 के बाद शुरू होती है। और दो उस समय विश्व में ऐसे राष्ट्र थे जो अमेरिका, रूस, चीन इन सबको टक्कर दे रहे थे। उन राष्ट्रों की अगर हम बात करें, उसमें आपका ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चाइना, चीन, ये राष्ट्र थे जो विश्व पर अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। क्योंकि अगर इनकी हम बात करेंगे तो मिलकर आपस में ब्रिक्स बनाते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये आपस में मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं, जो 2011 में ब्रिक्स हो गया, जिसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लिया गया। तो ये जो ब्रिक है या ब्रिक जो देश है, ये विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है इनको। और इनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की वजह से ये विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो ब्रिक है, ये अमेरिका का जो प्रभुत्वशाली दर्जा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था, यहाँ पे अनेक महाशक्तियां होंगी जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अभी हमने देखा G20 हुआ भारत में, भारत ने उसकी मेजबानी की। तो कैसे विश्व स्तर पर भारत ने अपना प्रभुत्व बनाया, आप सबने उसको देखा होगा कि चाहे वो चित्र हो, चित्रों के माध्यम से हो, या हमारे सांस्कृतिकता के माध्यम से हो, या फिर खाने के माध्यम से हो, हमने एक अपनी पहचान छोड़ी है। तो ये पता लग गया कि विश्व में किसी एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है, या फिर एक राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं है, न दो राष्ट्र का प्रभुत्व है। यहाँ पे अनेक राष्ट्र हैं जो अपना प्रभाव विश्व पर छोड़ रहे हैं। अब हम आते हैं, ये हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर कितने प्रकार की हो सकती है। आपको 3 हमने बताया, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। और इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय संरचना को समझ सकते हैं, और इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर राष्ट्र अपना संबंध स्थापित करते हैं अन्य देशों से। अब हम आते हैं कि ये शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नए शक्ति केंद्रों का उदय हुआ है, या कुछ नई महाशक्तियों का उदय हुआ है। वो कौन कौन से देश हैं और उनका क्या महत्व है। अगर हम शीत युद्ध के अंत की बात करें, उत्तर शीत युद्ध काल जिसको हम कहते हैं, तो उत्तर शीत युद्ध काल 1991 से शुरू होता है। 1991 में 2 चीजें हुई। पहला, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद ही साम्यवादी विचारधारा खत्म हो गई। एक दूसरा, अमेरिका एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, और पूंजीवादी विचारधारा के साथ। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर को उत्तर शीत युद्ध काल में समझने के लिए जरूरी हैं। जब हम अमेरिका की प्रभुत्वशीलता पे बात करते हैं, वो भी पूंजीवादी विचारधारा के माध्यम से, तो ये पूरे 10 साल, 1 दशक तक पूरा पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला रहा, या पूंजीवादी विचारधारा ही सर्वसत्ताधिकारी रही। लेकिन 2000 के बाद विश्व में कुछ परिवर्तन शुरू हुए। और विश्व में परिवर्तन कैसे शुरू हुए कि उस समय कुछ शक्तियां थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ब्रिक, अभी हमने उस पर बात किया, ब्रिक देश, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश थे जो सबसे पहले अमेरिका का जो हेजेमोनिक स्टेटस था उसको तोड़ना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव या उसका विकल्प ढूंढना शुरू किया, और उसी का एक परिणाम था कि उन्होंने ब्रिक का फॉर्म किया। ब्रिक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
अंतरराज्यीय या अंतर सरकारी संगठन है, जो जिसका काम क्या है कि वो विश्व या जो 4 देश हैं, इनका आर्थिक, सामाजिक ढांचे के लिए या विकास के लिए काम करेगा। तो जब से ब्रिक्स का गठन हुआ है, उसके बाद से ये जो 4 देश हैं, वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। हम अब इसको एक-एक को समझाएंगे कि कैसे। सबसे पहले हम आएंगे चीन पे। आज चीन की अगर बात करते हैं, चीन अमेरिका के बाद विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर आया है। चीन की अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो $10,000 में है, लाइक $10,000 पर व्यक्ति है। सबको पता है कि चीन की जो जनसंख्या है वो अब दूसरी हो गई, क्योंकि भारत की पहली हो गई। तो सबसे जनसंख्या वाइज अगर देखें तो उस भारत के बाद दूसरा देश है। जीडीपी अगर बात करें तो अमेरिका के बाद दूसरा देश है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। और अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीन का जो प्रभाव है वो अभी अमेरिका को भी छोड़ रहा है, क्योंकि विश्व का ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जहां पे चीन का प्रभाव नहीं है। चाहे वो पूर्वी एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, कोई भी महाद्वीप, वहां पे चीन का प्रभाव होगा ही होगा। चीन वर्तमान समय में उसका जो सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट है या सबसे बड़ा जो लाभान्वित कर रहा है वो उसके आर्थिक नीतियां हैं। आर्थिक नीतियों पे हम बात करेंगे चीन की, कि वो जो सामान बना रहा है वो महंगा सामान नहीं बनाता, वो सस्ता सामान बनाता है। और सस्ता सामान ऐसा होता है जो सबसे निचले स्तर पर जो व्यक्ति है वो भी खरीद सकता है। अगर हम इसका उदाहरण दें, भारत में जो फोन है वो चीन का तो फोन हर कोई अवेल कर पाएगा। अगर हम वही भारत की कंपनियों की बात करें तो हमारे पास 1-2 कंपनियां हैं जो फोन बनाते हैं, और वो भी उतना उनकी कीमत उच्च स्तर पर होती है। तो लोग उनको खरीदने की बजाय चीन के द्वारा जो सामान बनाया जाता है उसको खरीदना पसंद करते हैं। और यही वो विश्व स्तर कर रहा है कि अपने सामान का जो दाम है वो निचले स्तर पर रखता है, जिसके माध्यम से वो छोटे छोटे बाजारों तक अपनी पहुंच बना लिया है। और आज ऐसा है कि चीन का सामान हर स्तर पर है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र या विश्व पटल पर भी ऐसे ही उसने अपना एक चेन बनाया है। ये तो हुई आर्थिक स्तर पर। अगर हम सामरिक स्तर पर बात करें चीन का प्रभाव, तो सामरिक स्तर पर भी चीन ने क्या किया है कि हर कॉन्टिनेंट में, हर महाद्वीप में अपना प्रसार कर रहा है। चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मध्य एशिया में हो, वो हर महाद्वीप में अपना प्रसार अपनी सामरिक स्थिति के अनुसार कर रहा है। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो चीन क्या है, एक सिल्क रूट प्रमोट कर रहा है या सिल्क रूट को बढ़ावा दे रहा है, जो पाकिस्तान से शुरू होकर एक तरह से पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी है कि हम सड़कों के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ पाए। तो उसका भी जो सहयोग कर रहा है वो चीन से ही शुरू हुआ है और चीन ही उसका निर्माण करता है या उसके द्वारा ही ये इनिशिएटिव किया गया है। तो इससे क्या होगा कि चीन सामरिक स्तर पर भी अन्य महाद्वीपों पर और अन्य देशों पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ पे गोल्डमैन सैचे की रिपोर्ट का जिक्र करना जरूरी है। गोल्डमैन सैचे एक अमेरिकन कंपनी है या अमेरिकन थिंक टैंक है। उनका कहना है कि चाइना 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा आर्थिक स्तर पर, और उस समय चीन पूरी तरह से अपना सर्वाधिकारवादी स्थापित करे या अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। तो वो अमेरिका का ही एक थिंक टैंक ये बात बोल रहा है। तो ये मानना हो गया है कि
आगे आने वाले समय में चीन अपने आप को एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र स्थापित करेगा। तो ये पहली शक्ति है, या चीन एक पहली शक्ति की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। दूसरी आपकी रूस, जो दूसरी महाशक्ति बन के उभर रही है वो है रूस। रूस के बारे में दो चीजें जानना जरूरी है। पहला, रूस सोवियत यूनियन का सक्सेसर है, मतलब सोवियत यूनियन विघटन हुआ, उसके जगह पे रूस आया, और रूस का एक ही मकसद है कि अमेरिका के प्रसार को रोकना, और उसके लिए वो पूरी तरह से जो भी राष्ट्र हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं उनके साथ जुड़कर एक कॉकेसस या एक तरह से समन्वय स्थापित कर रहा है। रूस के पास जो सैनिक है या जो शस्त्र हैं वो विश्व में सबसे प्रथम नंबर पर आते हैं, और रूस एक ऐसा देश है क्योंकि उसका क्या है, जो बेस रहा है या उसका जो आधार रहा है वो सोवियत संघ रहा है, और सोवियत संघ अपने समय में एक महाशक्ति थी, तो उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1991 से 2000 तक वो पूरी तरह से शांत रहा, लेकिन 2000 के बाद फिर से वो वही अपना जो सोवियत यूनियन वाला स्तर प्राप्त करना चाहता है और फिर से उतना ही शक्तिशाली बनना चाहता है। रूस के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर हम बात करें तो सेना, अगर हम पूरे को मिलाकर बात करेंगे, सैनिक, उसके बाद मिलिट्री आर्सेनल्स, इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो विश्व में रूस अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना रखता है। इसके अलावा वहां पे जो विकास का स्तर है वो भी दूसरे नंबर पे आता है, तो कहीं न कहीं आज भी वो अमेरिका के बाद खड़ा होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर वो आज अपने आप को कम, उसका स्तर कम हो गया है। जैसे वहां पे लोगों का, हम पर कैपिटा इनकम तो ऊपर उच्च स्तर पर है, लेकिन जो लोगों का रहन सहन है वो निचले स्तर पर जा चुका है। लोगों को सरकार के विरोध में बोलने की अनुमति नहीं है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मूलभूत अधिकार है वहां पे उनका उल्लंघन होता आ रहा है। और अब अगर अभी का हम सिचुएशन देखें, स्थिति देखें, तो जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जो पूरा 2 साल होने को आ रहे हैं, तो उस युद्ध के माध्यम से या वो युद्ध एक कारक बन चुका है रूस को, अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश 2 साल तक युद्ध नहीं बेयर कर पाएगा उसका, क्योंकि युद्ध होगा तो हर तरह के खर्चे होते हैं। तो इसलिए रूस का जो अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो रूस चीन के बाद आता है। तो अगर हम विश्व स्तर पर इसका क्रोनोलॉजिकल ढंग से इसकी बात करें तो पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर आता है रूस। तो अभी थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो सुपर पावर है वो है रूस, और ये अपने आप को हमेशा एक ही उसका एम रहा है, उद्देश्य रहा है, यूएसए या अमेरिका के प्रभुत्व को कम करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तीसरी महाशक्ति की अगर हम बात करें तो ये है भारत। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है। हमारी जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बोले तो अभी 1.41 बिलियन है, मतलब विश्व का प्रथम, जनसंख्या वाइज पहले नंबर पे हम लोग आते हैं, चीन को पीछे छोड़ के, और सबसे युवा आबादी हमारे यहाँ है। तो जब युवा आबादी है तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी। हमारे पास जो कार्यशील जनसंख्या है उसका आंकड़ा ज्यादा है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, अगर तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि जनसंख्या बीच एक कार्यशील आधार पर उसको देखें तो हमारे पास आंकड़े ज्यादा हैं। और विश्व एक, भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी दूसरे देशों में अपना कार्यशील है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो आईटी सेक्टर है, अमेरिका का जो मेडिकल सेक्टर है, 34%, 34% वहां का
मेडिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर इंडियन डायस्पोरा से भरा पड़ा है, या इंडियन लोग वहां पे काम कर रहे हैं। वहीं पे अन्य देश, अभी आप लोग देख रहे होंगे कनाडा, कनाडा को मिनी इंडिया बोलते हैं, लाइक छोटा भारत। तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी लोग हैं जो वहां पे काम रह के काम करते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी लोग दूसरे देशों में कार्यरत हैं, और उस भारत का कम से कम 46% जो युवा भाग है वो दूसरे देशों में कार्यशील है। ये एक हो गया। और ऑब्वियसली जब दूसरे देशों में लोग कार्यशील होते हैं तो वहां पे क्या आपको जो अमाउंट आएगा, जो पैसा आएगा वो डॉलर्स में आता है। वो एक अलग बात है, उसको फिर कभी डिस्कस किया जाएगा कि उससे हमारा जीडीपी बढ़ता है, उससे हमारे जो देश का है जो टोटल एक्सचेंज है वो बढ़ता है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा अगर हम बात करें भारत, भारत का जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का फाउंडर कंट्री है, मतलब संस्थापक देश है। भारत, चीन, रूस और ब्राजील, इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया। तो इसमें भी उन्होंने एक ब्रिक्स बैंक बनाया है जिसको हम ब्रिक्स विकास बैंक बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम अपने पर ही अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो अगर किसी देश को विकास के लिए पैसा चाहिए तो वो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे, वो अब ब्रिक्स बैंक से ले सकते हैं। तो ये भी है। भारत के पास अभी चौथी विश्व की सबसे बड़ी सेना है। हमारे मिलिट्री विश्व की सबसे चौथी हमारे पास है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां पे सबसे बड़ी सेना हम रखते हैं। और अभी विश्व पटल पर अगर हम साउथ एशिया की बात करें या फिर हम जितने भी विकासशील देश हैं उनकी बात करें तो उन सब में भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा रहा है। वो चाहे वो नरम शक्ति के प्रोत्साहन में हो, या फिर शांति के लिए हो, या अन्य माध्यमों से हो, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है या प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। सबसे बड़ी बात भारत का है वो उसकी नरम शक्ति है। हमने आगे पहले बात किया 2 तरह की शक्तियों के बारे में, उसमें जो नरम शक्ति है, भारत का जो आर्थिक आधार है वो कमजोर है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिकता है उसके माध्यम से हम विश्व के हर देश पर अपनी पहुंच बना रहे हैं। हमने आपको पहला एग्जांपल दिया था योगा। योगा आज विश्व के हर देशों के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। हमारा आयुर्वेद भारत की देन है। विश्व के हर देश आज आयुर्वेद को पूरी तरह से मानते हैं, तो वो हमारी पहचान है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक आधार पर, मौलिकता आधार पर, अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर हम विश्व पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्षेत्रीय संगठनों की जो विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हम अभी तक उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर चुके हैं वो है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रिक्स क्यों आया। ब्रिक्स देखिए 2000 से 2008 तक जो विश्व था वो मंदी का दौर था, मतलब यहाँ पे रेसेशन चल रहा था। और रेसेशन की वजह से क्या हुआ था कि जो पाश्चात्य देश थे या जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो ऐसे में जो ये 4 देश हैं, इन देशों ने सोचा कि अगर हम अपना कोई संगठन बनाएं, क्योंकि अब मध्य के दौर के बाद अगर इन विकासशील देशों को अपना डेवलपमेंट करना है, अपना विकास करना है, तो वो पाश्चात्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं जो पूंजीवादी राष्ट्र थे इन पर पड़ा। तो ये पहले अपना स्तर सुधारेंगे, उसके बाद दूसरे देशों को मदद करेंगे। तो इसका एक तरह से वैकल्पिक रूप था कि उन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। 2009 में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई और 2009 में ही इसकी एक पहली बैठक हुई जिसमें 4 देशों ने
ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन देशों ने ब्रिक्स की शुरुआत की। लेकिन 2011 में इसको इसमें साउथ अफ्रीका को, दक्षिणी अफ्रीका को जोड़ लिया गया और ये ब्रिक्स बन गया। अगर हम डेटा की बात करें तो ब्रिक्स क्या है, इसमें वैश्विक आबादी का 40% हिस्सा है। अगर जनसंख्या वाइज देखें तो ये 4 देशों को मिलाकर ये वैश्विक आबादी का 40% हिस्सा देता है। 32% इसका पर कैप पीपीपी क्रय शक्ति समानता है। जीडीपी का 16%, जो अगर हम अभी के फैक्ट बात करें तो वो 28% हो गया है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इसमें ये वैश्विक स्तर पर 28%, 28% का योगदान करता है। तो इन सब से हम, ये डेटा से हम ये देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स क्या है, वो जो पाश्चात्य संगठन है या पाश्चात्य वित्तीय संगठन है या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जैसे इसमें आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो पूरी तरह से पाश्चात्य देशों को पर निर्भर थे या पाश्चात्य देशों की तरफ ही झुकाव रखते थे, उनका ये वैकल्प रूप में बनकर आया है। क्योंकि पहले सिर्फ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ था। अगर किसी इन चारों देश या भारत को किसी देश लोन लेना है तो उसको या तो आईएमएफ जाना है, तो वर्ल्ड बैंक जाना है, और वहां पे उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो अपने आप में ही भयावह है। तो अब क्या है, अब ब्रिक्स बनने के बाद जब ब्रिक्स बैंक बन गया तो अब भारत ब्रिक्स बैंक से भी लोन ले सकता है या सहायता ले सकता है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट हुआ, ये भी एक तरह से सहयोग हुआ। दूसरा जो है क्षेत्रीय संगठन, वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसमें 28 देश हैं। यूरोपियन यूनियन, इसमें यूरोप के 28 देश हैं और सारे ही पूंजीवादी देश हैं। इन देशों को मिलाकर यूरोपियन यूनियन बना। इन्होंने अपनी एक मुद्रा भी जारी की जिसको यूरो बोलते हैं। तो ये जो यूरो कंट्रीज है, इनमें एक ही मुद्रा है, एक मुद्रा प्रणाली है जिसको यूरो मुद्रा बोलते हैं। तो अगर इन 8 देशों में कोई लेन देन, 28 देशों के अंतर्गत कोई लेन देन होता है तो वो यूरो मुद्रा में होगा। वहां पे ये एक फायदा हुआ है। तो यूरोपीय संघ क्या है, ये पूंजीवादी देशों का हो गया, उनकी एकल मुद्रा है। तो इसके माध्यम से वहां पे क्या हुआ, व्यापार करना एक तरह से सरल हो गया। क्योंकि ज्यादातर जो सबसे ज्यादा कठिनाई आती है वो मुद्रा को बदलने में ही होती है। तो यहाँ पे यूरोपीय संघ में मुद्रा का एकीकरण है या एक रूपी है, फॉर्म है, तो उससे जो आपका परचेज हो गया, व्यय हो गया या खरीद हो गई, ये सब बड़ा आसानी से होने लगा। और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी संगठन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने कुछ नीतियां जारी की हैं। इसमें हमने आपको पहली नीति बता दी, वो है एक रूपी मुद्रा। दूसरा, इसका जो मोटो है या जो इसका उद्देश्य है वो नरम शक्ति को प्रोत्साहित करना है। मतलब नरम शक्ति, कठोर शक्ति को ये पूरी तरह से उल्लंघन या कठोर शक्ति का ये विरोध करते हैं। यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जो जिसका मानना है कि नरम शक्ति के माध्यम से हम अपना जो आपस में जो 28 देश है उनके मध्य समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो अब ये देशों के मध्य, चाहे वो सांस्कृतिकता आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो या चाहे वो राजनीतिक आधार पर हो, सब में समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो ये हुआ यूरोपीय संघ। तो अभी जो हमने बात की वो ये किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ शक्ति के केंद्र उभरे हैं उत्तर शीत युद्ध काल में। तो उसमें सबसे पहले हमने चीन के बारे में बोला। चीन, अगर हम आज के दौरान देखें, आज के विश्व की परिकल्पना करें तो यूएसए के बाद, अमेरिका के बाद चीन ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली है। उसके बाद रसिया आता है। रसिया, रूस, ये सोवियत संघ का भाग रहा था और सोवियत संघ का ही एक तरह से नॉर्म्स एंड रूल्स इस्टेब्लिश कर रहा है। तो अपने आप को वो
फिर से वो महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, और इसके लिए वो पूरी तरह से जो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था है उसको विरोध में है। तीसरा भारत है। भारत भी आज नरम शक्ति के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, और हमने बात किया कि हमारे पास आज सबसे ज्यादा युवा आबादी है, एक कार्यशील जनसंख्या है, जो भारत के लिए एक तरह से फायदा है। फिर हमने कुछ क्षेत्रीय संगठनों की बात की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसमें अगर हम विकासशील देशों का जो एक तरह से माध्यम है वो है ब्रिक्स, और एक जो यूरोपियन कंट्री है या यूरोपियन देशों का या पूंजीवादी व्यवस्था का या पूंजीवादी देशों का जो संगठन है वो है यूरोपीय संघ। इन सब पे हमने बात की। सारांश में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो विश्व पटल पर जो शक्ति का केंद्र है ये परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो विश्व पे आज शक्तिशाली है तो वो वैसा ही बना रहेगा। ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, क्योंकि राष्ट्रों का जो एक तरह से प्रकृति होती है वो अपना प्रसार करना है, और कभी हो सकता है कि जो राष्ट्र प्रभुत्वशाली रहा हो वो निचले पायदान पर स्थापित हो जाए। तो ये जो परिवर्तनशील प्रकृति है और शक्ति के लिए हमेशा जो होड़ है ये निरंतर चलती रहेगी, और ये ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने में सहायक होगी। ये हुआ शक्ति के बदलते केंद्र या विश्व स्तर पर शक्ति के कौन कौन से आयाम हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे यूनिट पे, जो है दूसरे विषय पर, जो है वैश्वीकरण। अभी तक हमने बात किया आपको शक्ति के केंद्र पे, उसके बाद अब हम आते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण पे हम देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम क्या हैं, वैश्वीकरण के अंतर्गत राज्य की संकल्पना पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, एक सामान्य भाषा में बोलते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण में हम तीन चीजों से शुरू करेंगे। वैश्वीकरण तकनीकी विकास, वैश्वीकरण उदारवादी, वैश्वीकरण पूंजीवाद। तो वैश्वीकरण इन तीन चीजों पर आधारित है। पहला तकनीकी विकास, कि जितना ज्यादा तकनीकी विकास हुआ वैश्वीकरण को उतना बढ़ावा मिलता चला गया। तो ये वैश्वीकरण क्या है, पूरी तरह से तकनीकी विकास पर आधारित है। तकनीकी विकास बढ़ेगा तो वैश्वीकरण अपने आप बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है उदारवादी विचारधारा। वैश्वीकरण पूरी तरह से उदारवादी विचारधारा का समन्वय है। उदारवादी विचारधारा, अगर हम इसको कुछ बिंदुओं से समझाने की कोशिश करें तो उदारवादी विचारधारा क्या होती है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। राज्य के हस्तक्षेप को कम करने की मांग की जाती है। राज्य को ये दायित्व दिया जाता है कि वो लोगों की मांगों को पूरा करें। मांगों मतलब उनका जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत आधार है, उसको पूरा करें। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य को सिर्फ एक तरह से वॉच एजेंसी के रूप में देखा जाता है कि आपको लोगों की देखभाल करनी है, लोगों को सहायता प्रदान करना है, और लोगों के जो नागरिक हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ये उदारवाद है, और उदारवाद से ही प्रभावित होकर वैश्वीकरण आया। तो वैश्वीकरण में भी यही है कि यहाँ पे राष्ट्रों में क्या है, मुक्त व्यापार व्यवस्था है। बिना किसी रोक टोक के कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र में अपना सामान बेच सकता है। तो मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट जब हम बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा, वैश्वीकरण का जो उदारवाद से प्रभावित है उसका जो आधार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे पूरी तरह से
मशीनों पे फोकस किया जाता है, मशीनीकरण पे ध्यान दिया जाता है, तकनीकी विकास पर ध्यान दिया जाता है, लोगों की स्वतंत्रता पर विकास दिया जाता है। तो एक तरह से यह है, और राज्य को फिर से वही कम रोल पर उसकी भूमिका कम हो, इसके लिए बात की जाती है। तो ये हुआ, तीन तरह से हम इसको समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि वैश्वीकरण क्या है। तकनीकी पर निर्भर है, और तकनीकी जितना भी बढ़ेगा, तकनीकी स्तर जितना बढ़ेगा, वैश्वीकरण उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये उदारीवाद का या उदारीकरण का एक रूप है, और उदारीकरण की वजह से ही ये अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ रहा है। थर्ड है आपका, जो तीसरा पॉइंट हमने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका आधार है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से वैश्वीकरण एक अपने, अभी जो हम इसका देख रहे हैं वो चरम स्तर पर है, और जितना ज्यादा वैश्वीकरण बढ़ेगा उतना ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। यहाँ पे हमने इसको वर्तमान स्थिति के अनुसार समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण अभी आया है, 1991 के बाद आया है। 1991 के बाद तो जो आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले भी वैश्वीकरण था। जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो वास्को डिगामा, इन्होंने जब खोज की थी तो वो क्या था, उन्होंने एक देश से दूसरे देश की यात्रा की थी, और जब ये यात्रा या पलायन वहां से शुरू किया था तो अपने आप से वैश्वीकरण हो गया था कि वो वहां से पलायन होकर दूसरे चीज के खोज पे निकला। तो इसके साथ ही जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उससे क्या बना, टेलीग्राफ बना, टेलीफोन बना, रेडियो बना, उपग्रह बना। तो इनसे क्या हुआ कि एक संचार की क्रांति आ गई, और उससे लोग आपस में कनेक्ट होने लगे, तो वो भी वैश्वीकरण के अंतर्गत आ गया। ये हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं। अगर हम इसके परिभाषाओं की बात करें कि वैश्वीकरण की परिभाषा जो विचारकों ने दी है, कि विचारकों ने वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया है, तो इसमें हम सबसे पहले परिभाषा लेंगे एंथनी गिडेंस की। एंथनी गिडेंस का जो मानना था कि वैश्वीकरण दुनिया भर के सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप है। मतलब दुनिया भर के सामाजिक संबंधों को अगर हम एक दूसरे से मिला दें तो वो हो जाएगा वैश्वीकरण। ऐसे ही मार्टिन ग्रिफिथ्स एंड टोरी ओ, ये दूसरे थिंकर हैं, इन्होंने कहा वैश्वीकरण एक शब्द है जो तंत्र, प्रक्रियाओं और गतिविधियों के त्वरण और गहनता को संबंधित करता है, और जिसका आधार होता है तकनीकी। ऐसे ही तीसरे विचारक हैं डेविड हेल्ड। वैश्वीकरण जब पढ़ते हैं उसमें डेविड हेल्ड की परिभाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेविड हेल्ड की परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम वैश्वीकरण के अंतर्गत देखें कि राज्य की संकल्पना में क्या प्रभाव आया है, तो हमने बताया कि वैश्वीकरण जो बात करता है वो राज्य के क्षेत्र को कम करने की बात करता है, या राज्य के प्रभाव को कम करने की बात करता है। तो राज्य की जो संप्रभुता होती है उसको वो कम करेगा, क्योंकि वैश्वीकरण में हम व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करते हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करने की वजह से, या व्यक्ति या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होने की वजह से कहीं न कहीं हम स्टेट को इसमें कम रोल देते हैं। और ये हमारा जो वेस्टफेलियन स्टेट मॉडल है, जहां से राज्य की संकल्पना आई थी, जहां पे संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया था, वो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी तरह से समाप्त होने की कगार में है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि राज्य का संकल्पना ही ना हो, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव की बात कर रहे हैं, और वैश्विक गांव यही है कि वहां पे राज्य ना हो। अगर हम वैश्वीकरण के आयामों की बात करते हैं तो उसमें आपका आर्थिक आयाम, जहां पे आर्थिक मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। सांस्कृतिक आयाम, जहां पर सांस्कृतिकता का पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, कि मूल्यों पर हम बात करेंगे, उसके माध्यम से हम विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बनाएंगे। भौगोलिक स्तर पर, भौगोलिक मतलब हम अपना क्षेत्र दूसरे देशों को
सामानों के लिए ओपन करेंगे, खोलेंगे, जिससे कि वहां का सामान या आवागमन एक सरल तरीके से हो पाए। तो यही अगर हम दो तरह या दोनों को मिलाकर अब जो पहला शक्ति के आयाम और वैश्वीकरण की बात करें, तो इसका जो मिला कंक्लूजन हो सकता है या सारांश हो सकता है कि शक्ति के उभरते आयाम कहीं न कहीं वैश्वीकरण के बढ़ावा देने में काफी मददगार हो रखे हैं। और जितना ज्यादा वैश्वीकरण बढ़ेगा, उतना ज्यादा हम राष्ट्र की संकल्पना को समाप्त करते जाएंगे या राष्ट्र की संकल्पना या संप्रभुता समाप्त होती जाएगी। धन्यवाद।